हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। जो बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं, चाहे किसी भी स्टेट के बोर्ड से या किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आप डी फार्मा सेकेंड ईयर कर रहे हैं, तो आपका एक सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। आज हम उसके चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा, जहां पर हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आ जाता है, उसके आज हम टॉप 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये ऐसे 6 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं को एनालाइज करके सभी बोर्ड्स को, चाहे वो बीटी यूपी है या फिर वो हमारा बेसिकली उत्तराखंड बोर्ड है या आरयूएचएस है, ठीक है, एटसेट्रा, इन सभी को एनालाइज करके ये टॉप 6 क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है, जो कि आपके आने वाले यानी कि अपकमिंग जो डी फार्मा सेकेंड ईयर के आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का एग्जाम होगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपको क्वेश्चंस यानी कि सवाल जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की डी फार्मा से संबंधित लेटेस्ट जानकारी के लिए आप बस गूगल पे टाइप कीजिएगा pharmacyindia.co.in। यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपको यहां पर डी फार्मा सेकेंड ईयर के नोट्स, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के, स्पेशली अगर मैं बात करूं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की, सब कुछ यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। बस गूगल पे pharmacyindia.co.in आपको लिखना है और लेटेस्ट अपडेट्स आपको डी फार्मा से संबंधित मिलती रहा करेंगी। अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमारे ये टॉप 6 क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं। और ध्यान रहे बच्चा लोग, आपको बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारे टॉप 6 क्वेश्चंस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी इजी है, और जो हिंदी से वास्ता रखते हैं उनके लिए भी काफी इजी हो जाएगा। और साथ ही साथ आप डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। इसके माध्यम से भी काफी जानकारी आपको मिलती रहा करेंगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म्स ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। मतलब न्यायशास्त्र और फार्मास्यूटिकल न्यायशास्त्र क्या होता है उसके बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। मतलब कि जो हमारा भारत है, इंडिया है, उसमें फार्मास्यूटिकल कानून की उत्पत्ति और साथ ही साथ प्रकृति पर एक हमें नोट लिखना है, उसके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज डीईसी, गिव 3 रिकमेंडेशंस ऑफ डीईसी। मतलब कि जो हमारा बेसिकली ये डीईसी एक कमेटी है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। और इसमें सिफारिशें यानी कि रिकमेंडेशंस क्या क्या है वो भी हमें यहां पर बतानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गिव द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। भारत में फार्मास्यूटिकल कानून का दायरा क्या है, यानी कि इसका पूरा स्कोप क्या है, ये हमको इसके अंदर बताना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गिव द ऑब्जेक्टिव्स पर्पसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। मतलब कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल कानून है भारत का, उसका उद्देश्य क्या है और साथ ही साथ हमें उसके पर्पसेस यानी कि उसके पीछे का कारण क्या है, क्या मोटो है, ये हमको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम, और व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट टू हेल्थ केयर सिस्टम। और इसको और भी तरीके से पूछा जा सकता है, फार्मेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। मतलब कि जो हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है उसमें फार्मासिस्ट की भूमिका को स्पष्ट करना है। या फिर क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा गया कि एक फार्मासिस्ट का स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में क्या योगदान होता है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो हमें बतानी है। और तीसरी फॉर्म में क्वेश्चन को पूछा गया कि जो हमारा बेसिकली फार्मेसी है, तो उसमें जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक अभिन्न अंग माना गया है, किसको, फार्मेसी को। तो इस कथन पर हमें टिप्पणी करनी है, यानी कि इसके बारे में हमें बताना है। तो ये तो रहे हमारे ऐसे टॉप 6 क्वेश्चंस जो कि बेसिकली इस चैप्टर नंबर 1 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ से पूछे जा सकते हैं।
अब बात आती है इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, डिफाइन द टर्म्स ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब न्यायशास्त्र और जो हमारा फार्मास्यूटिकल न्यायशास्त्र है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको आप न्यायशास्त्र भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, यहां पर बेसिकली हम फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सीधी सी बात है जो भी हमारे मौलिक कानून है, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। और साथ ही साथ सीधी सी बात है जो हमारा साइंस और फिलॉसफी ऑफ लॉ है, मतलब कि कानून यानी कि जो लॉ है उसका हमारा बेसिकली विज्ञान क्या कहता है और उसका दर्शन क्या है, वो हम यहां पर पढ़ते हैं। मींस कि उसके साइंस और फिलॉसफी के बारे में भी जो हमारी बेसिकली लॉ की है, यानी कि जो हमारा कानून है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूरे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब आगे बात आ जाती है हमारी नेक्स्ट जो टर्म थी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि फार्मास्यूटिकल न्यायशास्त्र। अब ये बेसिकली हमारी फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि सीधा सीधा जितने भी हमारे लॉज हैं, जो कानून बनाए गए हैं ड्रग्स को ध्यान में रखते हुए, और जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं या जो हमारे फार्मेसी प्रोफेशन से डील करते हैं, उन सब के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब फार्मेसी की एक ऐसी शाखा है जहां पर जितनी भी हमारी दवाइयां हैं या जो हमारे फार्मास्यूटिकल से संबंधित कानून होते हैं, तो फार्मेसी पेशे के बारे में ज्ञान से संबंधित है। मतलब कि जो हमारे कानून बनाए गए हैं ड्रग्स को ध्यान में रखते हुए, फार्मास्यूटिकल्स को ध्यान में रखते हुए, उन सब के बारे में हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राइट अ नोट ऑन ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। मतलब सीधी सी बात है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा भारत है, इंडिया है, उसमें फार्मास्यूटिकल कानून की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में हमें बताना है। सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ओरिजिन और नेचर की, किसकी? फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की, हमारे इंडिया के अंदर यानी कि भारत के अंदर। तो सबसे पहला, तो अगर मैं बात करूं, भारत में सबसे पहले एक केमिस्ट की जो दुकान थी, यानी कि जो एक हमारा एक केमिस्ट की जो शॉप थी, वो सबसे पहले 1811 में जो है बेसिकली ओपन हुई थी, जिसको मिस्टर बाथगेट के द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा? मिस्टर बाथगेट के द्वारा जो है बेसिकली खोला गया था, जो कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में थी। मतलब सीधी सी बात है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कलकत्ता में आए थे। ठीक है, जो मिस्टर बाथगेट हैं ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही आए थे, यानी कि अंग्रेजों के साथ आए थे, और इन्होंने ही सबसे पहली केमिस्ट की शॉप 1811 में हमारे इंडिया के अंदर ओपन की थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो हमारे बेसिकली मैन्युफैक्चरर हैं, किसके? मॉडर्न ड्रग्स के, हमारे इंडिया के अंदर, वो स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी के एंड में, यानी कि जब 19वीं सदी का अंत आने लगा था, उस टाइम पर जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन यानी कि आधुनिक औषधियां थी, उनका निर्माण यानी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी। कब? 19वीं सदी के एंड में आते आते। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उस टाइम पर जितनी भी ड्रग्स होती थी हमारी, मोस्टली सबको एक्सपोर्ट किया जाता था क्रूड फॉर्म में, ठीक है, और इंपोर्ट किया जाता था फिनिश्ड फॉर्म में। मतलब सीधी सी बात है, उस समय जितनी भी हमारी औषधियां होती थी अधिकतर कच्चे रूप में यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में, तो उनको एक्सपोर्ट करते थे, और फिनिश्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में उनका इंपोर्ट यानी कि उनका आयात किया जाता था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पॉइंट कहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी उस टाइम पर ड्रग्स को लेकर के कंट्रोल नहीं होता था। ठीक है, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी जो नेम होता था ड्रग का, वो बनाया जाता था और बेचा जाता था, और साथ ही साथ इंपोर्ट किया जाता था। मींस कि दवाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था उस टाइम पर, इसीलिए दवा के नाम पर कुछ भी बनाओ, कुछ भी बेचो, और साथ ही साथ किसी का भी आयात कर सकते थे, क्योंकि कोई भी एज सच प्रोविजंस नहीं थे, यानी कि कोई प्रावधान नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था उस टाइम पर। नेक्स्ट आता है हमारा, जब बेसिकली उस टाइम पर ड्रग्स के इंपोर्ट को लेकर के यानी कि आयात को लेकर के कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई भी कंट्रोलिंग नहीं थी, और साथ ही साथ जो ड्रग्स की क्वालिटी होती थी,
ठीक है, वो भी प्रभावित होती थी। मतलब कि जो गुणवत्ता है एक दवा की वो भी काफी अफेक्ट यानी कि काफी प्रभावित होती थी, जिसकी वजह से अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग की भी एंट्री हो जाती थी। अडल्ट्रेटेड मतलब जिनमें मिलावट होती है, ठीक है, जिनमें मिलावट होती है, ठीक है, और स्पूरियस का मतलब जिनमें नाम के साथ छेड़खानी हो जाती है कि नाम एक्चुअल में तो ड्रग का कुछ और था लेकिन उसका बदल के कुछ और कर दिया गया, तो इन ड्रग्स की भी एंट्री हो जाती थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अगर सीधी सी बात करें तो जो सर हारून जेफर थे उन्होंने जो है बेसिकली मार्च 9 1927 में यानी कि 9 मार्च को 1927 को जो है बेसिकली राज्य के परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें जो हमारे गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनको कि भाई जो हमारी ड्रग्स हैं, जो हमारी मेडिसिन हैं, उनकी जो है बेसिकली क्वालिटी अफेक्ट ना हो, ठीक है, उनकी क्वालिटी का ध्यान में रखा जा सके और मानक को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए उन्होंने सिफारिश की थी। मतलब कि भाई जितने भी हमारे ड्रग्स की क्वालिटी है और एक ड्रग्स का स्टैंडर्ड को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो इमीडिएट स्टेप्स हमको लेने होंगे कि उस पर कंट्रोल किया जा सके, उस पर नियंत्रण किया जा सके, जो कि 9 मार्च को 1927 में सर हारून जफर ने जो है बेसिकली इसके लिए एक स्टेप लिया था और राज्य के परिषद में उन्होंने जो है बेसिकली इसके लिए सिफारिश की थी कि इमीडिएट एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज काफी दिक्कतें हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बेसिकली जो रिकमेंडेशंस बनाए गए थे, जो कि बेसिकली हमारा इंपोर्ट ड्रग्स बिल में भी आया, उसको 1937 में इंट्रोड्यूस किया गया। कहां पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्यों? कि भाई जिससे जो ड्रग्स का आयात होता है, जो इंपोर्ट होता है, उस पे हम नियंत्रण कर सके, उस पे हम जो है बेसिकली कंट्रोल कर सके, ठीक है, उसके लिए सीधी सी बात है। सिफारिशों के अनुसार दवाओं के आयात को नियंत्रित करने के लिए 1937 में विधानसभा में आयात औषधि विधेयक पेश किया गया था, जो कि बेसिकली सीधा सीधा जो ड्रग्स इंपोर्ट होती हैं उन पे कंट्रोल किया जा सके उसके लिए था। और इस बिल के अंदर कोई भी एक ऐसा प्रोविजन यानी कि ऐसा प्रावधान नहीं था जहां पर ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बात हो या सेल को लेकर के बात हो या मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बात हो। मतलब कि इस बिल में दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं था, कोई भी एज सच प्रोविजन नहीं लाया गया था, ठीक है। बिल तो आया लेकिन देखो क्या आया कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र ही नहीं किया, उनके लिए कोई पॉइंट ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, फिर से ड्रग बिल को इंट्रोड्यूस किया गया 1940 में लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि विधानसभा में, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को लाया गया था, ठीक है। इसी प्रकार से फिर 1940 में विधानसभा में औषधि विधेयक पेश किया गया और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 यानी कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को जो है बेसिकली लागू किया गया था पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट में जो हाल में जो हमारा बेसिकली एक्ट चल रहा है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 चल रहा है, जिसके अंदर जितने भी प्रावधान हमारे बनाए गए हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स को लेकर के, चाहे उसमें आयुर्वेदिक है, सिद्धा है, यूनानी ड्रग्स है, वो सब इसके अंतर्गत आती है, वो सब इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डीईसी। अब ये डीईसी क्या है और गिव द रिकमेंडेशंस ऑफ डीईसी, ठीक है। ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी सीधी सीधी फुल फॉर्म बनती है डीईसी की, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी। ये है क्या और इसकी सिफारिशें यानी कि रिकमेंडेशंस क्या क्या है वो हमें इसके अंतर्गत बतानी है। तो सबसे पहला फुल फॉर्म आप जान ही गए हैं कि ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी, इसको हम दूसरे नाम में चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं, ठीक है। भाई घबराइएगा नहीं, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए चोपड़ा कमेटी के बारे में, तो घबरा मत जाना कि ये कौन सी नई कमेटी हमारे सामने आ गई। ये सिर्फ और सिर्फ डीईसी ही कमेटी है, ठीक है। जो हमारी बेसिकली भारत सरकार थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने इस ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी को नियुक्त किया था किसकी चेयरमैनशिप के अंदर?
कर्नल रामनाथ चोपड़ा यानी कि कर्नल RN चोपड़ा की चेयरमैनशिप के अंतर्गत 1931 में भारत सरकार ने इस कमेटी का गठन किया था। ठीक है, और इस कमेटी को हम चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं। तो अब आपको रीजन पता चला ना कि अगर चोपड़ा कमेटी के बारे में भी आ जाए तो हमें डीईसी के बारे में ही लिखना है, क्योंकि कर्नल रामनाथ चोपड़ा, कर्नल RN चोपड़ा जी को जो है बेसिकली चेयरमैन बनाया गया था, हेड ऑफ दिस कमेटी बनाया गया था ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी का, और जिसकी वजह से यह चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानी जाती थी। चेयरमैनशिप मतलब अध्यक्षता, ठीक है, कि जो अध्यक्ष थे इस कमेटी के वो कर्नल RN चोपड़ा थे। आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है कि भाई रिकमेंडेशंस क्या क्या रही हैं चोपड़ा कमेटी की, यानी कि इसकी हमारी सिफारिशें क्या क्या रही हैं। तो सबसे पहला जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, ठीक है, उसके लिए हम जो है दवाओं और फार्मेसी को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। जो इस चोपड़ा कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए, सबसे पहला तो यही दिया कि हमें अगर ड्रग्स और फार्मेसी पे कंट्रोल करना है तो उसके लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन यानी कि केंद्रीय कानून बनाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है ठीक से चलाना। नेक्स्ट जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, इन्होंने यह कहा कि हमें टेस्टिंग लेबोरेटरीज को भी ओपन करना होगा हर स्टेट में, यानी कि भारत के हर राज्य में, जिससे कि जो भी ड्रग्स की प्रोडक्शन होती है, जो दवाइयां बनाई जाती हैं, वो अच्छी क्वालिटी की हो, यानी कि उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, और साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो, और जिन ड्रग्स का इंपोर्ट किया जाता है, जो ड्रग्स आयात हो रही हैं दूसरे देशों से भारत में आ रही हैं, उनकी भी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, उसके लिए हर स्टेट में हमें जो है टेस्टिंग लेबोरेटरीज ओपन करनी चाहिए। यह चोपड़ा कमेटी का दूसरा रिकमेंडेशन था, दूसरी सिफारिश थी भारत सरकार के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, उन्होंने जो है बेसिकली यह भी सलाह दी कि भाई हमें एक एडवाइजरी बोर्ड ओपन करना होगा, जो कि कानून बनाने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करने के लिए सरकार की मदद करेगा, सरकार यानी कि गवर्नमेंट की हेल्प करेगा, जिसकी वजह से ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को बनाया गया था। ठीक है भाई, गवर्नमेंट हर काम खुद से नहीं कर सकती है, उसे पूरा देश देखना है, सारी मिनिस्ट्रीज देखनी है, तो उसमें से एक हमारी ये भी आ जाती है कि भाई फार्मेसी को लेकर के क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए कोई एक ऐसी एडवाइजरी बोर्ड होगी जो कि गवर्नमेंट को सलाह दे, और वो टेक्निकल होंगे पूरे फार्मेसी से, ठीक है, तो अच्छे से चल सकेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़िया बन सकेंगे। नेक्स्ट इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने दिया कि भाई बेसिकली हमारे कोर्सेज चलने चाहिए फार्मेसी में ट्रेनिंग देने के लिए, जिसमें कम से कम जो प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशन हो एक फार्मासिस्ट के लिए, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन कराना है एज अ फार्मासिस्ट, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि हमारे भारत में डी फार्मा है ना, तो वो जो है बेसिकली सेटअप करनी होगी, तभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हम अच्छे से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने भारत में। तो ये भी एक रिकमेंडेशन इस चोपड़ा कमेटी ने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन दिया कि भाई हर एक पेटेंट या प्रोप्राइटरी के लिए, आपने कोई दवा बनाई है, उसकी आपको पेटेंट लेना है या उसकी प्रॉपर्टी लेनी है मेडिसिन की या ड्रग की, ठीक है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी है। आपको अगर मालिकाना हक चाहिए उस दवा का, तो उसके लिए आपको पंजीकरण कराना बहुत ही अति आवश्यक है। यह भी जो है रिकमेंडेशन, सिफारिश ये चोपड़ा कमेटी ने भारत सरकार से की। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि हमें ड्रग इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए भारत के अंदर। भाई हम विदेशों से ही क्यों इंपोर्ट करें सारे ड्रग्स को, अपने भारत में भी तो ड्रग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, दवाइयों की फैक्ट्रियां होनी चाहिए, तभी तो जो है बेसिकली हमारे को दूसरों के ऊपर डिपेंड होने से बचा, हम खुद को बचा सकते हैं। ये जो है बेसिकली चोपड़ा कमेटी का एक और सिफारिश थी, एक और रिकमेंडेशन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि भाई बेसिकली जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है, उसका अनुपालन हर एक फैक्ट्री के द्वारा किया जाए, हर एक फार्मेसी के प्रोफेशन के द्वारा किया जाए, स्पेशली जो दवाइयों से डील करते हैं, उसके लिए भी हमें जो है बेसिकली ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे, ऐसे कदम हमें उठाए जाने, हमारे उठने चाहिए कि जिससे कि आईपी को, इंडियन फार्माकोपिया को भी फॉलो किया जाए, उसके अनुसार ही ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है, ये रिकमेंडेशन यानी कि ये सिफारिशें
चोपड़ा कमेटी के द्वारा भारत सरकार के लिए की गई थी कि हमारे इंडिया के अंदर ये चीजें होनी बहुत जरूरी है फार्मेसी के प्रोफेशन के लिए। आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में है, नोट से संबंधित किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता कि हम जो है बेसिकली अपने नोट्स कैसे बनाएं, साथ ही साथ ये समझ नहीं आता कि हम किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जिससे कि हमारी फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी हो सके, तो उसके लिए फार्मेसी इंडिया लेकर के आया है डी फार्मा मॉडल पेपर्स स्पेशली सेकेंड ईयर्स के लिए, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। आपके सेकेंड ईयर में टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको मिलेगा। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 3-3 सेट दिए गए हैं मॉडल पेपर्स के, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। भारत में फार्मास्यूटिकल कानून का दायरा क्या है, उसका स्कोप क्या है, यह आपको बताना है, जो कि बेसिकली इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, हर साल पूछा जाता है, तो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो स्कोप्स हैं हमारे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के इंडिया के अंदर, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है कि जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है हमारा, वो सीधा सीधा रिलेट करता है कि लीगल सिस्टम, ठीक है, लीगल सिस्टम जो कि हमारे फार्मेसी का बिजनेस कैसे होना चाहिए उसको जो है रेगुलेट करता है, और जो एक हमारे फार्मेसी के प्रोफेशन में जो प्रैक्टिस होती है उसको भी रेगुलेट करता है। मतलब फार्मास्यूटिकल कानून, ठीक है, एक कानूनी प्रणाली से संबंधित है जो फार्मेसी व्यवसाय के संचालन की बिजनेस कैसे करना है और फार्मेसी के पेशे का अभ्यास, फार्मेसी के प्रोफेशन में जो प्रैक्टिस होती है उसको नियंत्रण करता है, उसको कंट्रोल करता है, या आप कह सकते हो कि भाई उसको जो है ये रेगुलेट करता है। उसके लिए जो है बेसिकली ये हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, भाई सीधी सी बात है, फार्मेसी से संबंधित जितने भी हमारे कानून हैं, ठीक है, जितने भी लॉज हमारे बनाए गए हैं फार्मेसी के प्रोफेशन को लेकर के, उनको समझना बहुत ही जरूरी है। और जो ऐसे लोग हैं जो फार्मेसी से अपना बिजनेस करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें कानूनी पहलुओं से संतुष्ट होना चाहिए। मतलब जब तक कि आपको फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के बारे में ना पता हो, तब तक आप जो है बेसिकली अपना फार्मेसी का बिजनेस शुरू ही मत करो। जब आप प्रॉपर सेटिस्फाई हो जाएं उन सभी लॉज से, उन सभी कानूनों से, तब जाकर के आप अपना एक बिजनेस सेटअप कीजिए, अपना जो है एक काम कीजिए। ये इस पॉइंट के अंदर कहा गया है और ये स्कोप भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है, यानी कि जो कानून है फार्मास्यूटिकल्स का, वो फार्मासिस्ट को मदद करता है ये समझने में कि भाई हमारी लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या आ जाती हैं, जिससे कि जितने भी हमारी अननेसेसरी जो डेंजर्स, जो हमारे डेंजर है या जो अननेसेसरी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, हम उससे बच सके। मतलब कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी समझने में भी मदद करता है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, किनको, फार्मासिस्टों को, जिसकी वजह से कोई भी अनावश्यक कानूनी कार्रवाई के खतरे से बचने में मदद करता है। मतलब कि कोई भी ऐसा काम हो जाता है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता और बिना बात ही हम जो है बेसिकली कटघरे में आ जाते हैं, यानी कि कानून के दायरे में आ जाते हैं, तो उससे भी बचाने में मदद करता है फार्मासिस्टों को फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जितने भी हमारे पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स मिले, मतलब गुणवत्ता वाली दवाएं उनको मिलनी चाहिए जिनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता, मतलब सेफ्टीनेस, और साथ ही साथ उनकी जो एफिकेसी है, वो सब भी जो है बेसिकली हम अच्छे से इवैल्यूएट, यानी कि उनका भी मूल्यांकन किया जा सके, उसके लिए जो है बेसिकली फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है साथ ही साथ इसके अंदर हमारे जो फार्मास्यूटिकल उद्योगों में दवाओं के निर्माण, उनका भंडारण, साथ ही साथ बिक्री और वितरण, सीधी सी बात है, जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जहां पर स्टोरेज भी होती है, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, एटसेट्रा, ठीक है, तो उन सब को लेकर के
उन सभी से संबंधित हमारे जो है कानूनों की पहलुओं की भी शामिल किया गया है। मतलब उनके लिए भी फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन आता है, उन सभी के लिए भी जो है लॉज यानी कि कानून बनाए गए हैं। ठीक है, उनके लिए भी कानून बनाया गया है, चाहे वो स्टोरेज है, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है या मैन्युफैक्चरिंग है, तो उन सभी के लिए प्रोविजंस हैं, तभी जाकर के एक अच्छी क्वालिटी की सेफ्टी के साथ एफिकेशियस ड्रग बन सकती है। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा कि जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है, ठीक है, जो ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल कानून है, फार्मेसी व्यवसाय और जो हमारी बेसिकली उसके प्रोफेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए दवा बनाकर लोगों के स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन जो है, जितने भी हमारे पॉपुलेशन है यानी कि लोग हैं, उन सभी के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सेफ गार्ड का काम करता है, एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कैसे कि जो फार्मेसी बिजनेस और प्रोफेशन है उसको कंट्रोल कर लेता है कि भाई सही मरीज को सही दवा पहुंचे, अच्छी क्वालिटी की पहुंचे, एफिकेशियस हो और सेफ्टी हो। ठीक है, तभी जाकर के एक मरीज अच्छे से ठीक हो सकता है, तो उसके लिए ही ये कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव द ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। मतलब कि मोटो या एक उद्देश्य क्या है बेसिकली हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का भारत के अंदर, उसके बारे में हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, जो ऑब्जेक्टिव्स है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस के हमारे भारत के अंदर, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही कहता है कि जो हमारा एक स्वास्थ्य देखभाल है, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम है, हम जो है बेसिकली उसको रेगुलेट करते हैं, जहां पर हमारी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, उनकी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का हो, यानी कि एक अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां हम जो है बेसिकली मरीजों को दे सके, सोसाइटी में दे सके, उसी को प्रमोट करता है। अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयों का निर्माण, उनकी आपूर्ति और उनका वितरण जो है, ठीक है, उसको विनियमित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल को और बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई हम ऐसी दवाइयों को बनाएं जिनका मूल्य उचित हो, यानी कि एक रीजनेबल रेट हो, जिससे कि जो योग्य व्यक्ति के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराना है। मतलब ऐसी ड्रग्स अवेलेबल करें हम पब्लिक के लिए रीजनेबल रेट्स पे, रीजनेबल प्राइसेस पे, और वो भी क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा मिले, तो उनको अच्छी क्वालिटी की अच्छे दाम में दवा मिल जाएगी, जिससे कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई जन ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई दवाओं और जादुई उपचारों से संबंधित भ्रामक और झूठे विज्ञापनों से लोगों की रक्षा करनी है। ऐसे भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो बेसिकली ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज को लेकर के आते हैं, मतलब एक तरीके से तंत्र मंत्र जो चलता है ना आजकल, और कहते हैं कि भाई जादुई उपचार हो जाएगा। इन ऐसे विज्ञापनों से भी, ऐसे एडवर्टीजमेंट से भी लोगों को बचाना होता है। यही एक उद्देश्य है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का, वरना दुनिया में भरे पड़े हैं ऐसे लोग जो ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्पेशली जो तांत्रिक होते हैं। नेक्स्ट, अब जो हमारा बेसिकली प्रोफेशन है फार्मेसी का, उसको भी रेगुलेट करना है, यानी कि उसका भी नियंत्रण करना है, वो भी बहुत जरूरी है, उसके लिए भी मदद करता है। और साथ ही साथ जो एक हमारी स्वदेशी अनुसंधान प्रौद्योगिकी है, हम उसको भी बढ़ावा दे सकें। ठीक है, अपने इंडिया के अंदर ही हमारी रिसर्च चले, उसको भी और इंप्रूव करना, उसको भी और प्रमोट करना, उसके लिए भी ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम, और व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट टू हेल्थ केयर सिस्टम, और फार्मेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। मतलब एक क्वेश्चन आपसे तीन तरीके से पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन में अगर आपको इन तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग लेके आऊं, ठीक है, तो आंसर सबका सेम ही है। आप भी कहोगे सर तीन क्वेश्चन है और आंसर सेम है, इसीलिए इसको मैंने आपके लिए सिंपल फॉर्म में डाल दिया। यानी कि जो हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है उसमें फार्मासिस्ट का क्या योगदान है, क्या भूमिका है, एक फॉर्म तो यह बनती है। दूसरी फॉर्म जो है क्वेश्चन की, फार्मासिस्ट का स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में क्या योगदान है, यानी कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरा क्वेश्चन बन जाता है
फार्मेसी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हमारा अभिन्न अंग है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कथन पर टिप्पणी करनी है वो कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चंस, आंसर सेम है। क्या लिखना चाहिए अब हमें अगर किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए फाइनल एग्जाम में, वो मैं आपको बताता हूं। फार्मेसी एंड हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, अब सीधी सी बात है भाई, जो हमारा फार्मेसी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है, ये जो है एक हमारा स्वास्थ्य देखभाल के उसमें हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ एक आवश्यक, ठीक है, बहुत ही जरूरी, यानी कि एक आवश्यक यानी कि बहुत ही जरूरी हिस्सा है एक स्वास्थ्य देखभाल का। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अगर हम बात करें पुराने जमाने की, पुराने दिनों में जो पुरुषों का अनुभव होता था उसके आधार पर उपचार विकसित किए गए। तब चिकित्सक रोगों का निदान कर उनका उपचार तत्कालीन ढंग से करते थे और फार्मेसी अस्तित्व में था ही नहीं। मतलब उस टाइम पर जो डायग्नोस किया जाता था डिजीजेस को, वो होता था और साथ ही साथ उनको ट्रीट भी किया जाता था एक इंप्रोवाइज्ड मैनर में। लेकिन फार्मेसी तब तक जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता था, फार्मेसी आया ही नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, फिर उसके बाद कुछ फिजिशियंस ने जो है ये जिम्मेदारी निभाई कि भाई हमें मेडिसिन बनानी है जिससे कि एक असिस्टेंट मिल सके, और उसको जो है बेसिकली कंपाउंडर कहा गया। ठीक है भाई, दवाइयां बनाना बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर्स तो बना नहीं सकते क्योंकि उन्हें डायग्नोस भी करना है बीमारियों का, पेशेंट्स को डायग्नोस करना है, तो उसके लिए उन्हें असिस्टेंट्स की जरूरत थी। तो जो दवाइयां बनाते थे उनके जो असिस्टेंट होते थे उनको कंपाउंडर्स यानी कि एपोथेकेरीज कहा जाता था। अब जो ये प्रोफेशन है मेडिसिन का, इसको कंसर्न किया गया, उसका ध्यान दिया गया मेडिसिन और फार्मेसी के साथ। ठीक है, मतलब चिकित्सा के पेशे का संबंध चिकित्सा और फार्मेसी दोनों से था। अब यहां पर जो है बेसिकली एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ हमारा फार्मेसी का। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अब बेसिकली जो हमारा एक हिंदू चिकित्सा पद्धति है, अथर्ववेद से, हमारे 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और हमारा बेसिकली अथर्ववेद। तो जो हमारा ये अथर्ववेद है उसी से हिंदू चिकित्सा शुरू हुई थी, यानी कि हिंदू सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्टार्ट हुआ था अथर्ववेद से, जो कि आयुर्वेद और ऋग्वेद में भी शुरू हुआ। ठीक है, उनमें भी जो है बेसिकली आया। उसके बाद अब जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम है, ठीक है, वो हमारा यूनानी तिब्बत प्रणाली से भी प्रभावित हुआ, जिससे भारत में मुसलमानों द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, आयुर्वेदिक सिस्टम जो है आगे जाकर के इन्फ्लुएंस हुआ यूनानी तिब्बत सिस्टम से, तो जिसको हमारे इंडिया के अंदर मुस्लिम्स ने भी शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, जब बेसिकली ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज आए थे, तो एलोपैथिक सिस्टम की स्थापना हुई हमारे भारत के अंदर। ठीक है, जिससे कि जो मेडिसिन और जो फार्मेसी प्रोफेशन था वो बिल्कुल ही सेपरेट हो गया। ठीक है, अंग्रेजों के आगमन के साथ एलोपैथिक प्रणाली प्रमुख हो गई। मतलब जो हमारा ये आयुर्वेदिक सिस्टम चल रहा था, यूनानी तिब्बती सिस्टम चल रहा था, ये सब अब हमारे सेकेंडरी आ गए, जो कि कभी प्राइमरी पे हुआ करते थे, प्राथमिकता हुई करती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने से एलोपैथिक प्रणाली प्रमुख हो गई, जिससे दवा और फार्मेसी व्यवसायों को अलग कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने पर यह हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें, सीधी सी बात है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति ने चिकित्सा और साथ ही साथ रोगियों दोनों दवा से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी का विस्तार किया गया। मतलब कि जो हमारी साइंस में और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, उससे फार्मासिस्ट भी एक्सपेंड हुए। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिजिशियंस और पेशेंट्स यानी कि डॉक्टर्स को और जो हमारे मरीज हैं यानी कि पेशेंट्स हैं, उन दोनों को, डॉक्टर और मरीज दोनों को जो भी ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक फार्मासिस्ट ही दे सकता है, एक फार्मासिस्ट ही अच्छे से समझा सकता है। जब एडवांसमेंट हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी में तो ये एक बदलाव आया। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, इस प्रकार जो हमारा बेसिकली हेल्थ केयर है, ठीक है, जो हमारा स्वास्थ्य सेवा है, अब ना केवल सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा देखभाल के लिए बल्कि जितने भी स्वास्थ्य पेशावर हैं उनकी सेवाओं के लिए भी शामिल है, और साथ ही साथ जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और उसको बनाए रखना या उसको बेहतर करना है, उसी में मदद करता है। तो मतलब आज के टाइम पे हमारा फार्मेसी प्रोफेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि एक अभिन्न अंग माना जाता है
स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में, ठीक है, ना सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा इसके अंदर शामिल है, सारी चीजें। आज एक मरीज भी और एक डॉक्टर भी फार्मासिस्ट से समझता है दवाइयों के बारे में, जितनी भी ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब जो हमारा बेसिकली फार्मेसी से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है, यानी कि जो हमारा फार्मेसी का एक हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन बन चुकी है। फार्मेसी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपना बना लिया है। अब इसकी वजह से जो फार्मासिस्ट हैं उनको जो है बेसिकली प्रॉपर नॉलेज होती है ड्रग्स की, दवाइयों की संपूर्ण जानकारी होती है, उनको कैसे संभालना चाहिए, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए उसके बारे में पता होता है, और साथ ही साथ जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी कानूनी पहलुए होते हैं दवाइयों से संबंधित, उनके बारे में भी उनको पता होता है, क्योंकि आगे जाके जो एक क्वालिटी एश्योरेंस अप्लाई होगी, क्वालिटी एश्योरेंस जो होगा दवाइयों का, उन सब के बारे में फार्मासिस्ट को अच्छे से पता होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अब जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, वो फार्मासिस्ट से बेहतर और कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि उसी ने उन दवाइयों को बनाया है, तो उसको प्रॉपर नॉलेज होती है। आगे पॉइंट कहता है, साथ ही साथ ये फिजिशियन और पेशेंट यानी कि जो डॉक्टर है और मरीज है, उसके बीच में भी एक रिश्ते का यानी कि एक कड़ी जो है प्रदान करते हैं, एक लिंक बना देते हैं। फार्मासिस्ट एक कम्युनिकेटर, मीडिएटर का काम करता है पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में भी। और साथ ही साथ इससे क्या होता है, जो छोटी मोटी बीमारियों वाले मरीज होते हैं उनको सलाह देने में भी फार्मासिस्ट प्रॉपर सक्षम होता है, वो अच्छे से उनको जो है एडवाइस दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो हमारे देश में फार्मेसी का पेशा है वर्तमान में जो शामिल है, ठीक है, उसको जो है बेसिकली प्रेजेंट में लाया गया है, एक प्रॉपर प्रोफेशन में आता है, जिसके तहत हमारे इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट भी हैं, यानी कि जो हमारे दवाइयां बनाते हैं। उसी के साथ साथ हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी हैं, जो अस्पतालों के अंदर जो है बेसिकली दवाओं का वितरण करते हैं। साथ ही साथ एकेडमिक फार्मासिस्ट भी हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, ठीक है, पीएचडी, और अब तो फार्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जो हमारा आमतौर पर सोसाइटीज में, गली मोहल्लों में जो फार्मेसी होती हैं, वहां पर जो बेसिकली फार्मासिस्ट होते हैं वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं। तो भारत के अंदर भी अब अच्छे से एग्जिस्ट करता है हमारा ये फार्मेसी प्रोफेशन, जिसके तहत हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फार्मासिस्ट आज मौजूद हैं हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है, अब फार्मासिस्ट जो है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब फार्मासिस्ट को निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रिस्क्रिप्शन अधरेंस, मतलब कि जो एक डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, जो नुस्खा लिखा है, उसका पालन करवाना, ये बहुत ही प्रमुख जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग्स का, औषधियों का भंडारण और उनका वितरण, वो कैसे होगा, उसकी भी जिम्मेदारी एक फार्मासिस्ट की होती है। नेक्स्ट आता है ड्रग चॉइस, दवा का विकल्प। यह भी पॉसिबिलिटी है डॉक्टर ने जो दवा लिखी जिस ब्रांड की, वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बिहाफ पे पेशेंट की स्थिति को देखते हुए कि भाई वो इतनी महंगी नहीं ले सकता, उसका ऑल्टरनेट दिया जा सकता है जो एक सस्ता है, ठीक है, लेकिन सॉल्ट सेम है, या फिर उस ब्रांड की अवेलेबल नहीं है, दूसरा ब्रांड अवेलेबल है, सेम ही सॉल्ट है, तो वो भी ड्रग चॉइस भी जो है बेसिकली एक फार्मासिस्ट की बहुत ही प्रमुख जिम्मेदारी बन जाती है। साथ ही साथ फिर आता है ड्रग मॉनिटरिंग, मतलब औषधि का जो है बेसिकली आपको निगरानी भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, सूचना एवं शिक्षा। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर एक फार्मासिस्ट हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही साथ क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी जो है इसको फार्मासिस्ट को फॉलो करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास, इसके ऊपर भी जितना भी रिसर्च किया जा सके, जितना भी डेवलपमेंट हो सकता है, एक फार्मासिस्ट हमेशा करता है, जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट्स में होते हैं। नेक्स्ट आता है, अब फार्मासिस्ट जो है बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि वो ये सुनिश्चित करता है कि जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको सही दवा पहुंची है या नहीं, यानी कि करेक्ट मेडिकेशन, डोज या डोजेस फॉर्म प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ उनको पहुंची है या नहीं, और ठीक है, साथ ही साथ
अब अगर मैं बात करता हूं, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाए, ठीक है, मतलब कि जो ये फार्मासिस्ट है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करता है, जिससे कि वो ये इंश्योर कर रहा है, ये सुनिश्चित कर रहा है कि सही मरीज को सही खुराक, सही दवा सही समय पर मिल रही है या नहीं, जिससे कि वो एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक इंट्रीगल पार्ट बन जाए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का इंडिया के अंदर। ये थे हमारे टॉप 6 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1, जो कि था हमारा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर में आता है। और ये वो टॉप 6 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा सके हैं किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो आप डी फार्मा सेकेंड ईयर कर रहे हैं, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के फाइनल एग्जाम में काफी मदद आपको मिलने वाली है। आपको नोट से संबंधित कोई दिक्कत है, या आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, या आप हिंदी में चाहते हैं कि हिंदी में हमारे पास क्वेश्चन बैंक हो जिससे कि हम तैयारी अच्छे से कर सके, तो फार्मेसी इंडिया लाया है डी फार्मा मॉडल पेपर सेकेंड ईयर्स के लिए, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें सभी 6 के 6 सब्जेक्ट्स आपके मिल जाएंगे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में आपको 3-3 सेट मिलने वाले हैं मॉडल पेपर्स के, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होने वाले हैं। तो आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी, चीजों को समझने में काफी आपको सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ आप डी फार्मा से संबंधित हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए गूगल पे टाइप कीजिएगा pharmacyindia.co.in, हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। यहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी यहां पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, उसके माध्यम से भी काफी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहा करेंगी। और आप जुड़ सकते हैं लेटेस्ट डी फार्मा अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल के जरिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल के जरिए। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, यहां पर भी लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त होती रहती है, हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको इनके माध्यम से भी मिलती है। इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।